Our today's point is perception and individual decision making. The last point in our chapter number 2, perception. यहाँ पे हमारा पॉइंट है कि बीइंग वन इंडिविजुअल आप वर्क प्लेस पे वेरियस काइंड्स ऑफ डिसीजन लेते हो। तो उस टाइम पे बीइंग वन इंडिविजुअल आपका जो परसेप्शन है वो आपकी डिसीजन मेकिंग को इन्फ्लुएंस करने वाला है। देयर इज अ हाई और we can say there is a direct link between perception and individual डिसीजन मेकिंग कि ये चीजें एक दूसरे के ऊपर इम्पैक्ट करने वाली है। परसेप्शन आपकी डिसीजन मेकिंग पे इम्पैक्ट करने वाला है। तो इसीलिए हमें समझना पड़ेगा भाई परसेप्शन हम जब डिस्कस कर रहे हैं तो उस टाइम पे इंडिविजुअल डिसीजंस क्या होती है और आपका परसेप्शन उसको कैसे इन्फ्लुएंस करता है, वो चीज हमें यहाँ पे समझनी है। तो वी जस्ट स्टार्ट विद द बेसिक पॉइंट्स कि भाई एवरी इंडिविजुअल्स इन द ऑर्गेनाइजेशंस मेक डिसीजंस कि वर्क प्लेस पे हर एक बंदा कोई ना कोई डिसीजंस लेता है। यस और नो? कि सिर्फ टॉप मैनेजमेंट और मिडिल वाले बंदे ही डिसीजन लेंगे या सब लोग डिसीजंस लेते होंगे? सब यस। लोग। तो आंसर इज करेक्ट कि भाई ईच एंड एवरी इंडिविजुअल्स, इवन अ सिंगल एम्प्लॉयज हु आर वर्किंग इन द प्रोडक्शन डिपार्टमेंट इज आल्सो गोइंग टू टेक अ वेरियस डिसीजंस इन हिज डे टू डे वर्क। तो वर्क प्लेस पे हर एक बंदा डिसीजन ले रहा है। They need to make a choices from two or more alternatives कि जब आपको डिसीजंस लेनी है तो आपके सामने दो या दो से ज्यादा रास्ते हैं और उसमें से एक आपको चूज करना है। तो हियर द परसेप्शन इज गोइंग टू मेक अ डिफरेंस कि भाई आप कौन सा रास्ता चूज करते हो, आप अपने डिसीजंस कैसे लेते हो। तो पर्सन्स क्या होगा, पर्सन चेंज होगा, उसकी डिसीजन मेकिंग भी चेंज होगी। हमने एग्जांपल लिया था वहां पे कि भाई 23 एग्जीक्यूटिव्स थे, उनको बताया कि भाई कंपनी के अंदर ये सिचुएशंस है, तो आप अपने हिसाब से ऑब्जर्व करो और देखो भाई कौन से डिपार्टमेंट में प्रॉब्लम है, कहाँ पे ज्यादा रिसोर्सेज देना चाहिए, कहाँ पे हमें इम्प्रूवमेंट की जरूरत है। तो सिचुएशन सेम है बट हर एक बंदे का वे ऑफ लुकिंग द थिंग्स क्या होगा, अलग अलग होगा। हर एक बंदा बोलेगा कि नहीं भाई हमारे डिपार्टमेंट में ज्यादा अमाउंट स्पेंड करने की जरूरत है, हमारे डिपार्टमेंट में इम्प्रूवमेंट की जरूरत है, तभी ऑर्गेनाइजेशन आगे बढ़ पाएगा। तो हर एक बंदा अलग अलग रास्ता चुन रहा है और पर्टिकुलर केस सेम है बट लोगों का देखने का तरीका अलग अलग है। वर्क प्लेस पे टॉप मैनेजमेंट, मिडल और लोअर सभी मैनेजर्स जो है, एम्प्लॉयज जो है, वो कुछ ना कुछ डिसीजंस में हमेशा इन्वॉल्व रहते हैं। लाइक यहाँ पे एग्जांपल्स दिए हुए हैं। लाइक टॉप मैनेजमेंट है वो कहाँ कहाँ पे डिसाइड ले, कौन कौन से डिसीजंस लेते हैं। दे आर गोइंग टू डिटरमाइन देयर ऑर्गेनाइजेशंस गोल कि भाई कंपनी का गोल क्या है, व्हाट प्रोडक्ट और सर्विसेज टू बी ऑफर्ड, कंपनी क्या प्रोड्यूस करेगी, कौन कौन सी सर्विसेज ऑफर करेगी, हाउ बेस्ट टू फाइनेंस द ऑपरेशंस, कहाँ से पैसा आएगा, कैसे सब कुछ मैनेज होगा, द सोर्सेज ऑफ फंड इन सिंपल वर्ड्स, और वेयर टू लोकेट द न्यू मैन्युफैक्चरिंग प्लांट, कहाँ से हम नया प्लांट एस्टेब्लिश कर सकते हैं सो दैट कि भाई हमें कम कॉस्ट में ज़्यादा प्रोडक्शन कर पाए। तो ये जो कंपनी के प्राइमरी डिसीजंस है तो वो सब टॉप मैनेजमेंट ले रहा है। सेम वे मिडल और लोअर लेवल जो मैनेजर्स है, दे आर आल्सो गोइंग टू टेक अ वेरियस काइंड्स ऑफ डिसीजंस लाइक प्रोडक्शन शेड्यूल कि भाई कौन सी शिफ्ट में कितना काम होगा, कैसे होगा, कितने एम्प्लॉयज चाहेंगे, सिलेक्टिंग द न्यू एम्प्लॉयज कि भाई एम्प्लॉयज आपको कम पड़ रहा है तो नए एम्प्लॉयज लेने पड़ेंगे, कौन से एम्प्लॉयज लेने हैं, कौन सी स्किल चाहिए, डिसाइड हाउ टू पे राइज आर टू बी अलोकेटेड कि भाई प्रमोशन देना है तो कैसे अलोकेट करोगे, कौन सी डिसीजंस उसके अंदर कौन कौन सी पॉलिसीज होगी, समथिंग लाइक दैट। सो ये सारी वेरियस डिसीजंस टॉप मिडल और लोअर लेवल वाले बंदे ले रहे हैं। नेक्स्ट यहाँ पे है कि भाई मेकिंग डिसीजन इज नॉट अ सोल प्रोविंस ऑफ मैनेजर्स कि भाई ये एक ही काम नहीं है, मैनेजर्स का काम डिसीजन मेकिंग तो है ही है बट उसके अलावा क्या है कि भाई सिर्फ डिसीजंस ले लिया फिर मैनेजर का काम खत्म हो गया। आंसर इज नो। बीइंग अ मैनेजर ही इज रिस्पॉन्सिबल फॉर not only identifying the problem but also identify the probable solutions but also to implement that particular solutions. So in that way managers is responsible for not only identifying the problem but also implement the probable solution and see the feedback कि yes what is happening after taking a decisions। तो वो सारे managers के काम है। Same way
इवन नॉन मैनेजरियल एम्प्लॉयज जो होते हैं वो लोग भी अपने अपने काम में कुछ ना कुछ डिसीजंस लेते रहते हैं। कि यहाँ पे फॉर एग्जांपल आप बोल सकते हैं कि भाई यूनिवर्सिटीज ने बोल दिया कि भाई अब हर एक जो स्टूडेंट्स है उनका ट्रांसफर सर्टिफिकेट जो भी कंसर्न फैकल्टीज है वो देगी। तो अभी नाउ हमारी ऑफिस के अंदर जो क्लार्क्स है, जो नॉन मैनेजरियल एम्प्लॉयज है, वो भी अपने डिसीजंस ले सकते हैं कि भाई ट्रांसफर सर्टिफिकेट के लिए आएगा बंदा, तो मैं क्या करूंगा, कैसे करूंगा, कौन सा फॉर्म यूनिवर्सिटी ने मुझे दिया है, कैसे करूंगा, कितने दिन लगेंगे, मैं कैसे उसको यूटिलाइज करूंगा मेरा टाइम इसके पर्टिकुलर काम के लिए, लाइक दैट। तो इवन नॉन मैनेजरियल जो एम्प्लॉयज है वो भी अपनी डिसीजंस लेते हैं वर्क प्लेस पे कि भाई मुझे कैसे काम करना है। तो यहाँ पे फर्स्ट स्लाइड में हमारा यहाँ पे पॉइंट था कि भाई वर्क प्लेस पे हर एक बंदा कुछ ना कुछ डिसीजन लेता रहता है कि भाई बीइंग अ वन इंडिविजुअल यू नीड टू आइडेंटिफाई कि यस प्रॉब्लम है कि नहीं है, एंड बेस्ड ऑन दैट यू नीड टू टेक अ डिसीजंस। तो क्या हो रहा है मेन इसकी बेसिस पे अगर हमें एनालाइज करना है तो क्या हो रहा है, तो एट द वर्क प्लेस फर्स्ट ऑफ ऑल यू नीड टू आइडेंटिफाई कि यस प्रॉब्लम इज देयर और नॉट। एंड अगर आपको पता चला कि हाँ प्रॉब्लम है, तब आपको डिसीजन लेनी है कि भाई यस मुझे ये करना चाहिए। तो बेसिक सेंटेंस में समझते हैं कि भाई प्रॉब्लम्स का मतलब क्या है, डिसीजंस का मतलब क्या है, और परसेप्शन कौन कौन से लेवल्स पे आपको अफेक्ट करता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल प्रॉब्लम का मतलब क्या, प्रॉब्लम इज अ perceived discrepancy between the current states of affairs and what is desired state of affairs। मतलब यहाँ पे जो प्रॉब्लम के अंदर लिखा है उसका मतलब क्या होता है, a discrepancy between the current state of affairs and desired states of affair। आपने जो डिजायर्ड और करंट मतलब एनीवन कि मैं बोल दूं, हमने जो डिजायर किया है, मतलब हमने जो सिचुएशन सोची थी वो, और अभी क्या सिचुएशन है वो। तो एट द वर्क प्लेस कि भाई प्लानिंग जब हमने किया था, तो प्लानिंग के अंदर हमने कोई गोल डिटरमाइन किया होगा कि भाई बीइंग अ कंपनी हमारा ये पर्टिकुलर 1 साल के अंदर इतना प्रॉफिट होगा, 2 के अंदर इतना होगा, 3 के अंदर इतना होगा, 4 के अंदर इतना होगा, 5 साल के बाद इतना प्रॉफिट होगा, समथिंग लाइक दैट। सो बीइंग अ वन ऑथोरिटीज आपने डिसाइड किया होगा, कंपनी का गोल डिटरमाइन किया होगा, एंड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम प्लानिंग हो गई ना, उसका इंप्लीमेंटेशन चल रहा है कि भाई ईयर बाय ईयर जैसे जैसे आपका फाइनेंशियल ईयर खत्म हो रहा है, नाउ यू आर गोइंग टू कंपेयर कि भाई मैंने जो प्लान किया था वो और जो अभी करंटली चल रहा है वो, तो वो दोनों के बीच में कोई डिफरेंस है कि नहीं है। कि भाई मैंने प्लान किया था कि भाई मेरा अभी मैं 2020 में हूँ, तो नेक्स्ट 2021 में जब आओ तो मेरी सेल्स वो 3% इंक्रीज होनी चाहिए, तो ये मेरा गोल है। तो 2021 में मैं जब आऊंगा तो आई एम गोइंग टू सी कि भाई माई सेल्स आर इंक्रीज और नॉट। तो ये मैं क्या कर रहा हूँ, मेरा जो प्लानिंग है और जो करंट सिचुएशन है उसको कंपेयर कर रहा हूँ, एंड बेस्ड ऑन दैट आई एम गोइंग टू सी कि कोई इश्यूज कोई प्रॉब्लम है कि नहीं है। एंड अगर आपको पता चला कि यस प्रॉब्लम्स है, इश्यूज है, देन यू नीड टू टेक अ डिसीजन कि भाई ये प्रॉब्लम्स को कैसे रिजॉल्व करें। चलो एक और प्रॉब्लम ले लेते हैं कि फॉर एग्जांपल चलो आपने डिसाइड किया था कि भाई आपको अहमदाबाद जाना है, यू आर डिसाइडेड कि भाई आई वांट टू गो टू अहमदाबाद, और मैं अपनी कार लेके निकलूंगा वडोदरा से सुबह के 10 बजे, तो मैं 12 बजे तक अहमदाबाद पहुंच जाऊंगा। तो ये आपने डिसाइड किया था, और रियल में आप गाड़ी लेके निकले 10 बजे और बीच रास्ते में आपकी गाड़ी खराब हो गई, तो अभी क्या है, इज इट अ प्रॉब्लम और नॉट, इज इट अ प्रॉब्लम? यस सर। हाँ, तो ये हम प्रॉब्लम के रूप में देख सकते हैं। प्रॉब्लम में सेम एक आगे मैं पॉइंट बाद में डिस्कस करता हूँ कि भाई एक के लिए प्रॉब्लम हो सकता है, दूसरे के लिए प्रॉब्लम नहीं हो सकता है, आप कैसे वो चीज को देखते हो उसके मुताबिक भी वो चीज अफेक्ट करती है। बट यहाँ पे आप दो एग्जांपल्स हम ले रहे हैं, एक आप कार लेके अहमदाबाद जा रहे हो, और एक कंपनी की सेल्स, फॉर एग्जांपल 2019
उसके अंदर हमारे सेल्स का टारगेट था कि 2020 में हमें 3% सेल्स इंक्रीज करनी है. सो दिस इज द थिंग्स. बट क्या हुआ 2020 में 3% सेल्स डिक्रीज हो गई. इंस्टेड ऑफ इंक्रीजिंग इट्स अ डिक्रीजिंग. तो 3% सेल्स डिक्लाइन इन 2020. ये एक एग्जांपल. और यू आर टेकिंग अ कार एंड गोइंग टू अहमदाबाद. दिस इज द अनदर एग्जांपल. ये 2 एग्जांपल आप याद रखना. चलिए, तो प्रॉब्लम का मतलब समझ में आ गया कि भाई हमने क्या सोचा था और क्या हो रहा है. वो दोनों को कंपेयर कर रहा है, उसके बेसिस पे समझ रहा है कि ये प्रॉब्लम है कि नहीं है. जब आपको पता चलता है कि यस प्रॉब्लम है, देन यू आर गोइंग टू टेक अ डिसीजन. सो डिसीजन क्या है? डिसीजन इज द चॉइसेस मेड अमंग द ऑल्टरनेटिव्स डेवलप्ड फ्रॉम द डेटा. कि आपके पास जो इंफॉर्मेशन है, बीइंग वन इंडिविजुअल, आपने जब समझा कि यस प्रॉब्लम है, तो अभी आप उसको रिजॉल्व करने के लिए नंबर ऑफ ऑल्टरनेटिव्स आइडेंटिफाई करोगे. चलिए, और एग्जांपल कि भाई हमें पता चला कि भाई हमारी सेल्स 2020 में 3% डिक्रीज हो गई है. तो क्या हो सकता है कि भाई अभी हम क्या कर सकते हैं? क्या क्या हमारे कौन सी डिसीजंस लेनी पड़ेगी? हमें सेल्स इंक्रीज करनी है तो क्या करना पड़ेगा? कौन कौन से रास्ते हैं आपके पास सेल्स इंक्रीज करने के लिए? एडवर्टाइजिंग. ओके, एडवर्टाइजिंग. फिर क्या करेंगे? क्या? सेल्समैनशिप. प्राइस इंक्रीज करेंगे. ओके, सेल्समैन, नए सेल्समैन रखेंगे. फिर प्राइस इंक्रीज डिस्काउंट. करेंगे. ओके, वी डिस्काउंट स्टार्ट. देंगे. यस, हाँ. गिविंग द डिस्काउंट्स, प्राइस डिस्काउंट्स देंगे, प्रमोशनल स्कीम्स लॉन्च करेंगे, बाय 2 गेट 1 फ्री, समथिंग लाइक दैट. यस, वेरी गुड. और क्या कर सकते हैं? और क्या कर सकते हैं? हमारे जो रिटेलर्स हैं उनको ज़्यादा कमीशंस दे सकते हैं, सो दैट वो हमारी प्रोडक्ट्स को मार्केटिंग करे. वी कैन एनहेंस द आवर. क्वालिटी अच्छी कर सकते हैं. क्या बेटा? प्रोडक्ट की क्वालिटी बेटर कर सकते हैं. और Okay, we will enhance the quality of the product so that people will be more satisfied and we can convert the more customers. Okay, very good. Or we can enhance our distribution network so that it will be available to each and everyone. Even we can identify the new products where we can enhance and capture the new markets. So something like that. So these are the various alternatives, the various options which you have. तो यहाँ पे क्या करना है? आपको अभी डिसीजन लेनी है कि भाई कौन कौन से ऑप्शंस है मेरे पास और इसमें से सबसे बेस्ट ऑप्शंस कौन सा मेरे पास है. सेम वे कार वाला ऑप्शन. भाई कार लेके गए हो अहमदाबाद में और रास्ते में बीच में आपकी कार बिगड़ गई. नाउ व्हाट आर द ऑल्टरनेटिव्स यू हैव? आप क्या क्या कर सकते हो? बस करके जा सकते हो. ओके, गाड़ी को साइड में खड़ी करेंगे और कोई और व्हीकल से अहमदाबाद चले जाओगे. चलो, करेक्ट, वेरी गुड. और क्या कर सकते हैं? और क्या कर सकते हैं? कोई? किसी की हेल्प ले सकते हैं. Okay, you will call someone and take a help from your friends. Even you can identify the nearest garage और वहाँ पे जाओगे, वो बंदे को बुलाओगे और रिपेयरिंग करने की ट्राई करोगे. तो once again you have the various alternatives. आपके पास ऑप्शंस है कि भाई मैं बस से जाऊंगा या कोई किसी की टैक्सी कर लूंगा या कोई भी जो मुझे सबसे पहला व्हीकल मिलता है उसके ऊपर बैठ जाऊंगा. मैं मेरी कार किसी के व्हीकल्स के पीछे बांध के भी चला जाऊंगा. मैं कहीं से भी कोई गैरेज में से कोई बंदे को ढूंढ के रिपेयरिंग करके ले जाऊंगा. मैं इवन कंपनी वालों को फोन कर दूंगा, कंपनी वाले आके कार ले जाएंगे और मेरे लिए कोई ऑल्टरनेटिव्स प्रोवाइड कर देंगे. इवन मैं जहाँ जा रहा था मैं वो पर्टिकुलर रिलेटिव्स को फोन कर सकता हूँ, वो कोई और व्हीकल भेज सकते हैं. समथिंग लाइक दैट. सो वी हैव द वेरियस ऑल्टरनेटिव्स. और डिसीजन के अंदर, नॉर्मल रेशनल डिसीजन मेकिंग के अंदर हम कौन कौन से स्टेप्स फॉलो करते हैं वो नेक्स्ट स्लाइड में हम देखते हैं. बट डिसीजंस के अंदर आपको क्या करना है? बीइंग वन इंडिविजुअल यू हैव द लॉट्स ऑफ ऑल्टरनेटिव्स एंड आउट ऑफ देम यू आर गोइंग टू एनालाइज एंड ट्राई टू सिलेक्ट द एनी वन ऑल्टरनेटिव्स. कि भाई आप एक ऑल्टरनेटिव्स आप सिलेक्ट करने वाले हो. चलिए, अभी आपका परसेप्शन उस चीज को कैसे अफेक्ट करता है? All the elements of problem identifications and the decision making process are influenced by your perceptions. कि भाई आपका प्रॉब्लम रिकॉग्नाइजेशन से लेके
आप कैसे डेटा को इवेल्युएट करते हो, ऑप्शंस को इवेल्युएट करते हो, कौन सा ऑप्शन आपके लिए सही है नहीं है वो सिलेक्ट करते हो, वो सारी चीजें आपके परसेप्शन से इन्फ्लुएंस होती है। यस और नो? कि फॉर एग्जाम्पल, चलिए फॉर एग्जाम्पल कि भाई आपका परसेप्शन आपकी प्रॉब्लम को इन्फ्लुएंस करेगा कि नहीं करेगा। चलिए सेल्स वाला एग्जाम्पल, कि फॉर एग्जाम्पल अवर सेल्स इज डिक्रीजिंग, तो कोई एक बंदा जो है वो उसको कैसे परसीव करेगा कि ये बहुत ही बड़ा प्रॉब्लम है कंपनी के अंदर, कि भाई सेल्स डिक्रीज हो रही है, मतलब कंपनी अभी चलने वाली नहीं है, लोगों की जॉब जाने वाली है और फ्यूचर में हमारी कंपनी बंद भी हो जाएगी। तो एक मैनेजर उसको सीरियस प्रॉब्लम के रूप में देख रहा है। कोई एक मैनेजर जो है उसको ये प्रॉब्लम नहीं लगता है, वो देखता है कि नहीं दिस इज नॉट अ प्रॉब्लम। चलिए क्या होगा उसका परसेप्शन, वो कैसे बोलेगा कि ये प्रॉब्लम नहीं है? क्या हो सकता है? बीइंग अवर मैनेजर ही इज सेइंग दिस इज नॉट अ प्रॉब्लम, ये सीरियस प्रॉब्लम नहीं है, ये टाइम स्पेसिफिक प्रॉब्लम है। क्या सोचेगा वो, कैसे देखेगा इस सिचुएशंस को, कि भाई वो कैसे देखेगा कि भाई अभी लॉकडाउन था, सो बिकॉज ऑफ दैट मार्केट में डिमांड नहीं थी एंड बिकॉज ऑफ दैट हमारी सेल्स नहीं हुई है, उसी कारण हमारी सेल्स डिक्रीज हुई है, कोई ये सीरियस प्रॉब्लम नहीं है। तो सिचुएशन सेम है कि भाई आपकी सेल्स डिक्रीज हुई है, बट एक बंदा बोलेगा कि ये सीरियस प्रॉब्लम है, कंपनी के ऊपर बहुत बड़ी इंपैक्ट आने वाली है, लोगों की जॉब जाने वाली है, कंपनी को लॉस होने वाला है। बट एक बंदा ये प्रॉब्लम को ऐसे देख रहा है कि नहीं नहीं ये तो टाइम स्पेसिफिक प्रॉब्लम है, जैसे ही अनलॉक होगा सब कुछ, मार्केट में रीडिमांड आएगी, लोग हमारी प्रोडक्ट लेना स्टार्ट कर देंगे और हमारी सेल्स ऑटोमेटिकली इंक्रीज होने वाली है, तो ये टाइम बीइंग प्रॉब्लम है। तो वंस अगेन आप प्रॉब्लम को कैसे रिकॉग्नाइज करते हो, वो चीज आपके परसेप्शंस को इन्फ्लुएंस करती है कि भाई आप वो प्रॉब्लम को सीरियस प्रॉब्लम लेते हो या नहीं लेते हो। सेम वे बीइंग अ कार, कि भाई कार रास्ते में बिगड़ गई तो क्या हो सकता है कि भाई मिस्टर ए, तो वो बहुत ही टेंशन में आ जाएगा कि भाई मेरी कार बिगड़ गई, अभी मैं क्या होगा क्या नहीं, मैं अहमदाबाद पहुंच पाऊंगा नहीं पहुंच पाऊंगा, एंड ही विल बी टोटली अंडर स्ट्रेस, कि वो बंदा स्ट्रेस में आ जाएगा, उसको समझ भी नहीं आएगा क्या करना है क्या नहीं करना है। सेम वे फॉर एग्जाम्पल मिस्टर बी हु इज ऑल्सो गोइंग टूवर्ड्स द अहमदाबाद, उसकी भी कार बिगड़ गई, तो वो बंदा तो फ्रीली एंजॉय करेगा कि कोई बात नहीं, चलो कार बिगड़ गई तो उसको मैं कंपनी वाले को बोल के मैं आगे निकल जाता हूँ। तो इवन पर्सन चेंज होता है तो उसका प्रॉब्लम देखने का तरीका भी चेंज होता है। तो प्रॉब्लम जो रिकॉग्नाइजेशन है, प्रॉब्लम है कि नहीं है, वो चीज आपके परसेप्शन से इन्फ्लुएंस होती है कि भाई आपका परसेप्शन कैसा है, आपका देखने का तरीका कैसा है, वो चीज आप वो प्रॉब्लम है कि नहीं है उसको इन्फ्लुएंस कर रही है। सेम वे ऑल्टरनेटिव्स एंड डिसीजन मेकिंग, कि भाई आप डेटा को कैसे सिलेक्ट करते हो, इंफॉर्मेशन को कैसे सिलेक्ट करते हो, इवेल्युएट करते हो, एंड हाउ यू आइडेंटिफाई एंड चूज द बेस्ट ऑल्टरनेटिव्स, वो चीज भी आपके परसेप्शन से इन्फ्लुएंस होने वाली है। कि चलो भाई कि भाई यहाँ पे मैंने एग्जांपल दिया कंपनी के अंदर कि भाई एक बंदा जो एक मैनेजर जो है वो सोच रहा है कि ये क्रिटिकल प्रॉब्लम है, हमारी सेल्स डिक्रीज हो रही है, तो उसके लिए ऑल्टरनेटिव्स क्या क्या होंगे कि चलो एडवर्टाइजमेंट दे दो, कुछ नई प्रोडक्ट्स मार्केट में लॉन्च करनी होगी, प्राइस डिस्काउंट देना पड़ेगा, होलसेलर्स और रिटेलर्स को ज्यादा कमीशन देना पड़ेगा, तो ये सारे वो ऑप्शंस उसके पास है। तो उसमें से वो कोई ऑप्शन चूज करेगा कि चलो भाई हम अभी हमारी प्राइस डिक्रीज कर देते हैं, उसने ये ऑप्शन चूज किया। तो वंस अगेन उसने प्रॉब्लम को कैसे देखा, उसके बेसिस पे डेटा को कैसे इवेल्युएट किया, एंड बेस्ड ऑन दैट ही टेक अ डिसीजन। सेम वे मैनेजर बी, जिसके लगता है कि नहीं ये तो लॉकडाउन के कारण हमारी सेल्स डिक्रीज हो रही है, कोई इश्यू नहीं है, प्रॉब्लम नहीं है, तो उसके लिए ये क्या होगा ऑल्टरनेटिव्स यहाँ पे कि कोई बात नहीं भाई जो ऐसा चल रहा है वैसा चलने दो, ऐसा हो तो डिस्ट्रीब्यूशन बढ़ाओ, ऑटोमेटिकली सेल्स इंक्रीज होगी। तो उसके लिए ऑप्शंस ऑल्टरनेटिव्स टोटली अलग होगा, कोई और ऑप्शंस वो चूज करेगा। तो आप प्रॉब्लम अलग तरीके से देख रहे हो, आपकी डिसीजंस भी अलग होगी। क्लियर, समझ में आ रहा है यहाँ पे मैं क्या कह रहा हूँ कि भाई आपका जो परसेप्शन है वो आपकी डिसीजन मेकिंग को इन्फ्लुएंस कर रहा है कि भाई आप प्रॉब्लम को देख रहे हो नहीं देख रहे हो, सीरियस देख रहे हो, टाइम बीइंग देख रहे हो, कौन कौन से ऑल्टरनेटिव्स देख रहे हो, कौन से ऑल्टरनेटिव चूज कर रहे हो, ये सारी चीजें आपके परसेप्शन से इन्फ्लुएंस हो रही है। सेम वे ये कार वाले एग्जांपल में भी आप लिख सकते हो कि भाई मिस्टर ए तो अंडर स्ट्रेस आ गया, तो उसको समझ में नहीं आ रहा है क्या करना है क्या नहीं, तो वो
2 घंटे तक वहां पे ही खड़ा रहेगा और ट्राई टू आइडेंटिफाई कि भाई कौन कौन से ऑप्शंस मेरे पास है। मिस्टर बी तो स्ट्रेस में नहीं था, तो उसने क्या किया, सडनली कंपनी को फोन किया, कंपनी वाले को बोल दिया मेरी कार यहाँ पे है, खो गई है, आप लेके जाना। वो कोई और व्हीकल्स करके अहमदाबाद निकल गया, तो विद इन द टाइम वो बंदा पहुंच जाएगा। वो बंदा 3 से 4 घंटे लेट पहुंचेगा, समथिंग लाइक दैट। तो उसे बोलते हैं परसेप्शंस एंड इंडिविजुअल डिसीजन मेकिंग। चलिए एक उसके अंदर आगे समझ लेते हैं कि भाई नॉर्मली रेशनल डिसीजन मेकिंग में क्या होता है। दिस इज द परफेक्ट वर्ल्ड मॉडल, कि जहाँ पे क्या एज्यूम करते हैं हम कि भाई नॉर्मल सेंस में ये 6 स्टेप्स हम फॉलो करते हैं डिसीजन मेकिंग्स में, बट यहाँ पे हमारा एजम्पशंस क्या होता है, यू एज्यूम दैट कि भाई हमारे पास कंप्लीट इंफॉर्मेशन है एंड ऑल द ऑप्शंस आर नोन, ऑल द ऑल्टरनेटिव्स आर नोन। ये हमारा एजम्पशंस है, बेस्ड ऑन दैट हम ये 6 स्टेप्स फॉलो करते हैं कोई भी प्रॉब्लम है तो। सबसे पहला लाइक आइडेंटिफाई द प्रॉब्लम, डेवलप द ऑल्टरनेटिव्स, evaluate the alternatives and make a decisions, implement the solutions and monitor what is the its outcomes. So these are the 6 steps which normally you are going to take in the regular decision making, rational decision making. But real world में क्या है, reality क्या है, founded reality is that you do not have a sufficient information. So you seek the satisfactory and sufficient solutions from the limited data and alternatives. कि भाई आपके पास सभी इंफॉर्मेशन, सभी ऑल्टरनेटिव्स नोन नहीं होंगे, आपको पता भी नहीं होगा कि ये प्रॉब्लम है कि नहीं है और आगे जाके ये प्रॉब्लम क्रिएट करने वाला है कि नहीं है। तो आपके पास लिमिटेड डेटा, लिमिटेड इंफॉर्मेशन और लिमिटेड ऑल्टरनेटिव्स है, उसके मुताबिक आपको डिसीजंस लेनी है वर्क प्लेस पे। सो फॉर दैट यू नीड टू बी अ मोर क्रिएटिव, कि भाई उसके लिए आपको क्या बनना है, आपको ज्यादा क्रिएटिव बनना है। द एबिलिटी टू प्रोड्यूस नॉवेल एंड यूजफुल आइडिया, कि भाई हमेशा आपको वर्क प्लेस पे क्रिएटिव रहना होगा, सो दैट आप नए नए तरीके से आइडेंटिफाई कर सको, भाई नए तरीका देख पाओगे कि भाई इसको देखने का तरीका क्या है, कौन कौन से ऑप्शंस मेरे पास है। तो अगर आप क्रिएटिव हो तब आप मोर इफेक्टिव वे में डिसीजन ले सकते हो, आपका परसेप्शन उसको लेस इन्फ्लुएंस करेगा। सो आपको क्रिएटिव हम कब बोल सकते हैं, पर्सन्स हु आर हाई इन ओपननेस टू एक्सपीरियंस, कोई भी बंदा है वो नई नई चीज एक्सपीरियंस करने के लिए हमेशा तैयार रहता है, तो वो बंदा क्रिएटिव होगा। पीपल हु आर हाईली इंटेलिजेंट, इंडिपेंडेंट, सेल्फ कॉन्फिडेंट होगा, रिस्क टेकिंग, हमेशा रिस्क लेने के लिए तैयार होगा। हैव द इंटरनल लोकस ऑफ कंट्रोल, अपने माइंड को कंट्रोल कर पाएगा। इंटरनल लोकस ऑफ कंट्रोल का मतलब क्या होता है कि भाई मेरे माइंड के अंदर क्या क्या थॉट्स आते हैं, तो मैं वो थॉट्स को कंट्रोल कर पाता हूँ, कि भाई मैं इंटरनली स्ट्रांग हूँ, कॉन्फिडेंट हूँ, मैं मेरे माइंड के थॉट्स को कंट्रोल कर पा रहा हूँ कि भाई यस, कि भाई मारे एक वक्त मैं ध्यान आपन नक्की करूँ कि भाई मुझे ये करना है, तो मैं उसके लिए ही जाऊंगा, मेरा ध्यान डाइवर्ट नहीं होगा, समथिंग लाइक दैट। टॉलरेंस ऑफ एम्बिग्यूटी, कि भाई प्रॉब्लम्स है, इंफॉर्मेशन नहीं है, तो उसको मैं टॉलरेंट कर पाऊंगा। एंड लो नीड फॉर स्ट्रक्चर एंड हु प्रिजर्व्स इन द फेस ऑफ फ्रस्ट्रेशंस, कि भाई वो अपने आप को फ्रस्ट्रेशंस के अंदर संभाल पाएगा, कोई स्ट्रक्चर्ड स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन चाहिए ऐसा नहीं होगा। तो ये सारे उसके ट्रेट्स है, कैरेक्टरिस्टिक्स है, जो दिखाता है कि भाई बंदा मोर क्रिएटिव है, और क्रिएटिव बंदा जो होता है वो अच्छी तरह से डिसीजन ले पाता है। तो